ओके तो आज हम साइंस सैंपल पेपर डिस्कशन का जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। अब सीबीएसई ने जो है वो मार्किंग स्कीम के साथ आंसर्स को मतलब कि पॉसिबल आंसर्स को अपलोड किया है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ कि अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें किन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा जिससे हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां की बात करें तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, that is list any two observations when ferrous sulfate is heated in dry test tube। हमने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया था और उसमें यह बताया था कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर होता है ये बाहर नहीं होता, ये क्रिस्टल का पार्ट होता है। तो इसीलिए जब इन क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, एक एनहाइड्रस सॉल्ट निकलेगा उसी का, यानी फेरस सल्फेट का एनहाइड्रस निकलेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स इनिशियली हमें टेस्ट ट्यूब के किनारे दिखाई देंगे। ठीक है, और फिर और हम हीट करेंगे तो फिर वो वाटर भी वहां से रिमूव हो जाएगा और हमारा सॉल्ट व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सी दिस, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि इनिशियली लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, कलरलेस गैस इज इवॉल्व, वो कलरलेस गैस किसकी होगी, वाटर की। ठीक है, गैस विथ चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व, यानी कि Ni2। अब देखो Ni2 का मतलब क्या हो गया, इन तीनों पॉइंट्स में से आप कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो। देखो यहां पूछा क्या था कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो फेरस सल्फेट वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है जब उसके अंदर चेंज आएगी, जैसे कॉपर सल्फेट को आप हीट करोगे तो उसके अंदर कुछ ट्रांजिशनल चेंजेस दिखेंगे। फेरस सल्फेट वाला हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ा था, याद आ रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो देखो क्या कह रहा है, इनिशियली लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, इनिशियल। ठीक है, फिर या तो कलरलेस गैस इज इवॉल्व। ठीक है, अच्छा वहां पे क्या होगा, फेरस सल्फेट में ये गैस जो होगी बेसिकली वो किसकी होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहां पे कह रहा है गैस विथ चोकिंग स्मेल, वही सल्फर गैस, क्योंकि सल्फर गैस जब निकलेगी तो हमें चोकिंग स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दो तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख देना। तो इसका मतलब 1 मार्क है, तो पॉइंट समझ में आया कि इसका हाफ और इसका हाफ, या कोई भी 2 होगा उसका हाफ हाफ, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसी में जो दूसरा पूछ रहा था कि ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, ये 1 ग्राम 1 ml ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। बस आपको यहाँ पे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ ये याद रखना है। तो जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हमने रिएक्शन पढ़ा था, क्या बनता है, मेटल एसिड के साथ या सॉल्ट प्लस वाटर। तो सोडियम जब एसिड के साथ डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज होगा तो देखो सोडियम का सॉल्ट बनेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, नॉट मेटल ऑक्साइड, मेटल की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां पे क्या पूछ रहा है बेटा, मेटल, यहां पे मेटल ऑक्साइड नहीं कह रहा है, मेटल ऑक्साइड नहीं कह रहा है। मेटल ऑक्साइड जनरली जो है बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे मेटल और एसिड, तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेगा, मेटल और एसिड, देखो सोडियम है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है ये, तो सोडियम Cl से रिएक्ट कर जाएगा, NaCl बनेगा। तो यहां पे तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस बचेगी ना, H2। यस, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड नहीं बेटा, मेटल क्लोराइड, एसिड से रिएक्शन हो रहा है। मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब ऑक्सीजन से या फिर वाटर से रिएक्शन होगा। यहां पे मेटल
एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 मार्क में क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो जो फेरस सल्फेट वाला था, हाँ एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, अगर ये बोलेगा जैसे मान लो कि फेरस सल्फेट, जैसे यहां पे देखो एक चीज है, सीबीएसई आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे यहां पे लिखा था फेरस सल्फेट, ठीक है, तो यहां पे ये क्रिस्टल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे क्रिस्टल है, तो अगर यहां पे बोलेगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट मतलब यहां पे इसने बोल दिया फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, तो इसका मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली फेरस सल्फेट में चेंज होगा वो, प्लस वाटर रिलीज होगा, पॉइंट को समझिएगा। अब फिर हम आगे हीट अगर करते चले जाएंगे तो फिर ये वाले हमें ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा था, सिर्फ फेरस सल्फेट बोल रहा था, पॉइंट समझ रहे हो। तो अगर ये फेरस सल्फेट बोल रहा है, वॉइस वॉइस का इशू आ रहा है, यशवंत आप रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट की अगर बात कर रहा है यहां पे फेरस सल्फेट की, तो ये यहां से हमें समझना है, अगर फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की बात करें या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेगा, तो हमें यह ऑब्जर्वेशन लिखना है कि वो एनहाइड्रस सॉल्ट में चेंज हो जाएगा और वाटर रिलीज होगा, और अगर हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो फिर जैसे कि यहां पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी दो ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे कि भाई उसका जो ग्रीन कलर है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, कलरलेस गैस सल्फर गैस इवॉल्व होगी, और एक चोकिंग स्मेल, कोई भी दो ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। क्योंकि यहां पे क्या पूछ रहा था, शुरू से ही उसने बोला सिर्फ और सिर्फ फेरस सल्फेट, से दिस सिर्फ और सिर्फ क्या बोला, फेरस सल्फेट, कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जिक्र नहीं है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि हम यहां पे जनरल ऑब्जर्वेशन जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था फेरस सल्फेट के, वो यहां पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है वॉशिंग सोडा, तो यहां पे वॉशिंग सोडा का क्या लिखना है, देखो तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था Na2CO3.10H2O, ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा। अगर Na2CO3 आप सिर्फ लिख दोगे तो ये सोडा ऐश होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, which of the following is not observed in homologous series। अब देखो homologous series किसको कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे उसमें कार्बन कंपाउंड में यही दो तीन टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। homologous series कहते हैं ऐसी सीरीज जिसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, और हर सक्सेसिव यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में CH2O का डिफरेंस होता है, या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मीथेन सॉरी एल्केन की होमोलोगस सीरीज, मैं इसको यूज करता हूं, एल्केन की होमोलोगस सीरीज, ठीक है, एल्केन एक जनरल ग्रुप नेम है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन की, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन की, इसके मेंबर्स, क्यों ये होमोलोगस सीरीज है अभी वही बता रहे हैं, C3H8, ठीक है, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन मेंबर, तो ये हो जाएगा C4H10, ठीक है। अब देखो यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक ही जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+2। इसी तरीके से जब एक सक्सेसिव मेंबर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें डिफरेंस करेंगे, मतलब अगर इसको ले रहे हैं तो इसके पीछे या इसके आगे वाला मेंबर, तो इसके पीछे तो कोई मेंबर होगा नहीं क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का देखो डिफरेंस करो तो C2 माइनस C1 कितना आएगा, एक C बचेगा, 6 कार्बन में से 4 कार्बन माइनस करो, देखो CH2 बच रहा है। इसी तरह से इसमें और इसमें देखोगे, ठीक है, तो देखो 3 में से 2 कार्बन जाएगा, एक डिफरेंस आ रहा है,
8 में से 6 हाइड्रोजन निकलेंगे CH2। तो देखो हर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से CH4 का अगर आप जो मॉलिक्यूलर मास लोगे तो कार्बन का कितना होता है 12U, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4U, ये टोटल हो गया 16U। और C2H6 का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24U, और 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6U, तो ये हो जाएगा 30U। अब देखो 30U में से 16U माइनस करो, सक्सेसिव मेंबर लेना है आपको, उसके जस्ट बाद वाला या जस्ट पहले वाला एक, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो, 30U माइनस 16U क्या आ रहा है, दैट इज 14U आ गया। इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स होंगे उस सीरीज के वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, और जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, यानी इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, which of the following is not observed in homologous series। homologous series में क्या क्या ऑब्जर्व नहीं होता, give reason for your choice। change in chemical properties, difference in CH2 and 14U molecular mass, ये होता है। ठीक है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ये होता है। तो क्या नहीं होता है, केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम शो करेंगे, मतलब ये नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी इट डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्यों द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कार्बन कंपाउंड्स will be decided by their functional groups। वो उनके फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चूंकि सारे अल्केन का फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिंगल बॉन्ड, इस वजह से क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। कोई कंफ्यूजन इसमें। सब एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बुक से सारी चीजें होंगी बेटा। कोई कंफ्यूजन इसमें। तो होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो देखो 1 मार्क का था, सो द आंसर इज 1 लाइन। मैंने आपको बताया होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, जैसे एल्केन, एल्केन के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन के मेंबर्स होते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, इसी तरह एल्काइन, ये ग्रुप है, इसके मेंबर्स होंगे। इसी तरह अल्कोहल, इसके अपने मेंबर्स होंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसी तरह एल्डिहाइड, इनके अपने मेंबर्स होंगे। इसी तरह कीटोन्स, इनके अपने मेंबर्स होंगे। तो ये जो एल्केन के मैंने मेंबर्स लिखे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये होमोलोगस सीरीज क्यों है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें जो मेंबर्स हैं वो सब, पहला पॉइंट, सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। दूसरा पॉइंट, हर मेंबर यानी सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो, यानी CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से हर सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14U एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आएगा। देखो यहां हमने मीथेन का मास निकाला, इथेन का मास निकाला, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 14U। ये तीसरा फीचर होता है होमोलोगस सीरीज का। चौथा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब के सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। एल्केन है, उसका फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड। एल्कीन है, उसका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, क्योंकि वो एल्कीन क्यों है, डबल बॉन्ड की वजह से है ना। वो एल्केन क्यों है, सिंगल बॉन्ड की वजह से है ना। वो एसिड क्यों है, COOH की वजह से है। वो अल्कोहल क्यों है, वो OH की वजह से है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होंगे उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, इसी वजह से उस सीरीज में
जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी मेंबर्स की वो सेम होगी। इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ये सब होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के फीचर्स होते हैं। तो वही आपका क्वेश्चन ये कह रहा था, इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज का फीचर नहीं होता है। तो यहां पे CH2 का डिफरेंस होता है, 14U का डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में, तो ये फीचर है। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस दिखता है, यस। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, यस। यहां पे लिखा हुआ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको बताया अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व नहीं होता है होमोलोगस सीरीज के फीचर में। अब समझ में आया कुछ कुछ? ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन। अब देखो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। ये कह रहा है व्हाई डज सन अपीयर व्हाइट एट मून। ठीक है, तो देखो 1 मार्क आंसर, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, दैट्स इट। ठीक है, क्यों उस वक्त होता है? क्योंकि उस वक्त लाइट नून पे, क्योंकि सन एकदम ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, इस वजह से शॉर्टर डिस्टेंस कवर होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? वहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन नहीं हो रहा है, वहां पे कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? स्कैटरिंग। वहां पे डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, वहां पे आपका रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये टर्म देखो यूज हुआ है, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। हाँ, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो सनसेट और सन डॉन की जो वो सनराइज के वक्त भी होता है। यहां पे ये लिखना है लीस्ट, क्योंकि उस वक्त सबसे कम स्कैटरिंग होती है, ये रीजन है। सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं आंसर है। हाँ, ओके, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन। अब देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, और स्फेरिकल लेंस है चाहे कॉन्वेक्स या कॉनकेव, हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। अब देखो फोकल लेंथ निगेटिव है, तो अगर मैं मिरर की बात करूं, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर मैं लेंस की बात करूं तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो ये कह रहा है बोथ, अब ये 1 मार्क है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो यहां पे ये कह रहा है बोथ स्फेरिकल मिरर है फोकल लेंथ, यानी अगर जो स्फेरिकल मिरर है उसका भी फोकल लेंथ -15 है, और अगर कोई स्फेरिकल लेंस है उसका भी फोकल लेंथ -15, तो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज, कौन सा मिरर और कौन सा लेंस है। तो मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ निगेटिव किस में होता है, किस मिरर में, और किस कॉनकेव व्हाट। ठीक है, यस। देखो यहां पे बोल रहा है कि बोथ आर कॉनकेव, बोथ आर कॉनकेव। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, यू विल हैव नेगेटिव। अब देखो ऑल्टरनेटिव आंसर दैट शुड बी गिवन क्रेडिट। अब देखो यहां पे इस चीज को समझना कि अगर बच्चे ने ये भी लिख दिया तब भी उसको मार्क्स फुल मिल जाएंगे। इसकी जगह अगर वो लिख देगा प्लेनो कॉनकेव लेंस अगर मिल जाए, यानी अगर उसने लिखा हो, तब भी इस पे मार्क्स मिलेगा बच्चे को फुल। ठीक है, तो आप कॉनकेव भी लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। प्लेनो, प्लेनो मतलब, क्योंकि जो आप सिंगल यूज करते हो पार्ट वो ऐसा होता है ना, ये प्लानो कॉन्वेक्स, ये है प्लानो कॉनकेव। ये बाई कॉन्वेक्स है, देखो बीच में से पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, बेसिकली ये बाई कॉन्वेक्स है। ये बाई कॉनकेव है, ये एक तरफ से सिर्फ कॉन्वेक्स है।
और या फिर आप कह सकते हो एक तरफ से कॉनकेव है। यस बिल्कुल, वन वर्ड या वन लाइन, मैंने पहले ही बोला हुआ है। ठीक है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव किस में होता है? यस, हाँ भाई, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, आपका क्या होगा? दैट विल बी, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। क्यों? मिरर की बात करो अगर, ठीक है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया आपका दैट इज फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ ये डिस्टेंस होगी ना, तो फोकल लेंथ मेजर करेंगे पोल से इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर से होगी, तो ऑपोजिट, तो नेगेटिव हो जाएगा ना मेजरमेंट। याद आ रहा है? फोकस इधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर, लेंस में दो फोकस होते हैं ना, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, और फोकल लेंथ जब मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो फोकल लेंथ क्या होगा? समझ में आया? यस, यस बेटा, कॉन्वेक्स लेंस कहां है? ओए होए, कॉन्वेक्स लेंस ये है। क्या हो गया तुम लोग को? यहां पे ये रे आ रही है, यहां पे ये कन्वर्ज कर रही है, ये रे आ रही है, यहां पे ये रे कन्वर्ज कर रही है, फोकस यहां पे है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट, और कॉन्वेक्स लेंस का जब फोकस मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसी डायरेक्शन में तो करोगे, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा ना। अब पिटाई खा जाओगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आगे बोल रहा है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर है, इसमें इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्केव मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्केव मिरर की, तो पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर इस लेंस में इतना कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को फोकल पे, तो इसका मतलब ये है कि, ठीक है, सेम कब बनती है? जब सी पे होती है। तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा, क्योंकि सेम साइज जो बनती है वो सी पे बनती है, और ऑब्जेक्ट कहां होगा? आपका सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट प्लेस जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी, ऑब्जेक्ट प्लेस पूछ रहा है, तो दैट विल बी प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और एफ के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा सी और एफ के बीच में। हाँ,
इसीलिए जल्दीबाजी में बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं और हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इमेज को नहीं पूछ रहा, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ये कह रहा है कि लेंस के एक पार्ट का नाम बताओ जहां से, यस, ऑप्टिकल सेंटर। तो 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे पास करेगी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, वो अनडेविएटेड मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर टू कॉइल्स वन ऑन अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड। देखो ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, इंसुलेटर। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, यानी कि यहां जो की दिख रही है पहले ये नहीं रखी गई थी, यानी पहले ऑन नहीं थी। ठीक है, लेटर द की इज इंसर्टेड, अब ये की इंसर्ट हो गया है, ये है पॉजिटिव ये है निगेटिव, तो अब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, यानी की को रखा गया और उसके बाद हटा लिया गया। तो कह रहा व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड इन अ गैल्वेनोमीटर रीडिंग। गैल्वेनोमीटर किसको कहते हैं, जो सिर्फ आपको बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन किधर है। क्योंकि एसी जो करंट होता है, डीसी करंट, ये जब हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, नहीं बस क्यों भाई, अभी हुए कितना टाइम। ठीक है, डीसी करंट का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब जो बैटरी से मिलता है, और जो एसी करंट होता है, जो घरों में ये जो प्लग व्लग लगे होते हैं, जो तार आपका टल रहा है, इसमें एसी करंट है, तो इसकी साइकिल चेंज होती रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, मतलब पहले डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होगा, फिर अगले साइकिल में ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। इसीलिए आपके 3 पॉइंट्स होते हैं, वन इज अर्थिंग, वन इज न्यूट्रल एंड वन इज फेज। ठीक है, तो पहले इसके थ्रू करंट आएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे करंट फ्लो करेगा, मतलब कि साइकिल में चलता है एसी करंट। डीसी करंट कैसे फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहां पे अभी बैटरी लगाई गई है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं क्लास में कि जब एक करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स लगाया जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो कर रहा है तो इस कॉइल 1 में क्या होगा, इस कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाएगी, क्योंकि सोलेनॉइड है। पॉइंट समझ में आया, तो सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये बराबर में दूसरा कॉइल रखा हुआ है, इस कॉइल में सिर्फ और सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है जो आपको बताएगा कि करंट फ्लो किया कि नहीं फ्लो किया। नहीं, करंट की क्वांटिटी एमीटर बताएगा, मैग्नीट्यूड एमीटर बताता है, एमीटर आपको बताता है करंट का मैग्नीट्यूड, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये बताएगा करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा, और डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे थे, गैल्वेनो अरे गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट करता है करंट को। दिख रहा है, ठीक है,
फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग। हाँ, ये बात अलग है, कोई ऐसा डिवाइस हो जिसमें गैल्वेनोमीटर के साथ अमीटर, अमीटर मतलब रीडिंग, दोनों कंबाइन कर दें आप, तो वो डायरेक्शन भी बताएगा और रीडिंग भी बताएगा। लेकिन अगर आप बात करें टेक्निकली तो गैल्वेनोमीटर अलग है। दिस इज अ सिंपल गैल्वेनोमीटर, दिस इज अ कंबाइंड एडवांस, जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट और आपका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड है इसका मतलब अमीटर कंबाइंड है वो। ठीक है, तो देखो यहां पे साफ साफ लिखा, फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग। ओके, देखो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट आप लोगों ने लैब में, रियोस्टेट वो होता है जहां पे हम, ये आपका रियोस्टेट है, अलग अलग टाइप के हम यूज करते हैं लैब्स में। देखो रियोस्टेट क्या होता है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, देखो इसको जब हम मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पर हमें ओम्स लॉ करना है, तो हमें अगर मान लो कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, एक रेजिस्टेंस हमने दे दिया मान लो 2 ओम, उस पे हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है, वोल्टेज हम बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट करेक्ट है। लेकिन हम फिर चेक करें दूसरे रेजिस्टेंस पे, तो बार बार उसको खोल के रेजिस्टेंस दूसरा लगाना पड़े, इससे अच्छा एक ऐसा डिवाइस हो कि सिर्फ हम उसको स्लाइड करें, पॉइंट समझ में आ रहा, सिर्फ स्लाइड करें और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर जाए। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंट्रोल अ करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, यानी उसको हम कनेक्ट कर देते ताकि जब हम सिर्फ स्लाइड करें तो रेजिस्टेंस हमें चेंज करने की जरूरत पड़े, तो बस एक बार में चेंज हो जाए। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो हम डिस्कशन कर रहे थे ये। अब देखो जनरेटर में क्या होता है, इस पॉइंट को समझना, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, यस, एक आर्मेचर होता है, जब उसको हम घुमाते हैं, यानी कि हैंडल लगाते हैं फिर उसको घुमाते हैं, उस आर्मेचर को घुमाते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे ही उस आर्मेचर को घुमाते हैं फिर प्लग कर देते हैं तो वो आर्मेचर घूमता रहता है। तो इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कंडक्टर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरीके से एक कॉइल है जिसमें करंट हम फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मैग्नेट, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर घुमाया जाता है जो कि कंडक्टर होता है आपका, जो आप इस आर्मेचर को घुमाते हो, मूव करना जरूरी है, सिर्फ रखा हुआ नहीं होना चाहिए, मूव करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो यही होता है, जनरेटर रखा हुआ है और करंट आ रहा है, यानी जब आप इस आर्मेचर को घुमाते हो हैंडल से, तो फिर क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है ना, जो घरों में सप्लाई करता है, जनरेटर की बात हो रही है। क्योंकि मैग्नेटिज्म इस आर्मेचर के ऊपर, जो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट में है, तो उसमें जब ये घूमेगा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट प्रोड्यूस होगा, उसी करंट को हम यूज करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मेटल का या कंडक्टर का मूव होना जरूरी है, तभी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। तो यहां पे कह रहा है कि कॉइल किया गया हुआ, ये एक आपका इंसुलेटर है जिसके ऊपर दो कॉइल्स आपको दिख रहे हैं, कॉइल 1 कॉइल 2। कॉइल 1 को बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो बैटरी से जब कनेक्ट करोगे, की यहां पे इंसर्ट की गई थोड़ी देर के लिए, यस, इसके इंड्यूस करंट कहते हैं। जब ये की इंसर्ट की गई थोड़ी देर बाद निकाल ली गई, तो जितनी देर ये की ऑन थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा।
ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड इन अ गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आएगी, ठीक है, तो देखो देयर आर momentary galvanometer deflections that die out shortly, the deflections are in opposite direction। मतलब कि यहां पे ये जो कॉइल यहां पे लगा हुआ है, तो चूंकि जब हम थोड़ी देर के लिए यहां पे की को ऑन करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पहले बढ़ेंगी फिर घटेंगी। पॉइंट समझ में आया? जैसे ही ऑन हुआ, इस पॉइंट को समझना, जैसे ही हमने की को लगाया, तो जैसे ही की को लगाएंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बढ़ जाएंगी। जैसे ही की को निकालेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो घट जाएंगी। तो बेसिकली ये जो चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ये मैं बताऊंगा कल, यानी जब वो टॉपिक आएगा, तो ये जो चेंज आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, असल में यही फोर्स लगाता है। इसी की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस कर पाती है करंट को। पॉइंट समझ में आया? थोड़ी देर के लिए ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, फिर ऑफ कर दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी, जीरो पे आ जाएंगे। तो ये चेंज आया, तो ये चेंज क्या करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। असल में ये जो है ये प्रोड्यूस करता है करंट को। फ्लक्स कहते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे समझो, आप अभी बैठे हुए हो, आपके सामने 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाए, अभी बैठे हो, एक सेकंड के बाद 50 हो जाए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगा ना, इसको फ्लक्स कहते हैं। और असल में ये चेंज ही फोर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब कि करंट प्रोड्यूस करता है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ऐसे समझो, एक एकदम लेमैन कॉमन लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बॉडी मोशन में है, तो वो मोशन में रहेगी ना until and unless an unbalanced force is acting on it। एक बॉडी रेस्ट में है, तब तक रेस्ट में रहेगी until and unless, समझ में आ रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हो गया? चेंज। कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ, ठीक है। तो यहां पे वो वही कह रहा है कि देयर विल बी सीन करंट, क्योंकि हमने ऑन किया फौरन ऑफ किया तो एक चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड में जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस किया, तो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि देयर विल बी सीन द डिफ्लेक्शंस, जो कि करंट दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा और फौरन वो खत्म आ जाएगा, सुई हिलेगी हल्के से फिर जीरो पे आ जाएगी। आंसर समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इससे क्या पता चला कि ड्रॉइंग, यानी ये सीबीएसई आपको कह रहा है कि ड्रॉइंग, तो जैसा मैंने आपको बोला हुआ है पहले से, देखो कोई भी मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको न्यू नहीं लगे, सब मैंने बोला हुआ है कि आप प्रैक्टिस करो। यानी इमेज रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं कि लूप, कंडक्टर, केमिस्ट्री में एक्टिविटी बेस्ड, कि कैसे शो करोगे कि हाइड्रोजन गैस है, उसका एक एपरेटस बनाओ, सिंपल एक्सपेरिमेंट से डेमो शो करो, ये सब बताया है ना। तो इसीलिए डायग्राम्स यानी कि ड्राइंग को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ना। ये कह रहा है टू अन, अभी भी ये 1 मार्क क्वेश्चन। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिंपल आंसर होगा इसका। ठीक है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if you are not provided with any other parameters, numerical values of I and R, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बोला गया है कि अनइक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है।
मतलब एक हो सकता है 10 ओम हो, दूसरा 20 ओम हो, एक 1 ओम हो, दूसरा 100 ओम हो, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स, यानी जो उन दो रेजिस्टर्स पे वोल्टेज आएगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हमारा बहुत ही नया ख्याल है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होगा दोनों रेजिस्टर पे वो क्या होगा, सेम होगा। तो दैट पॉइंट समझ में आया। तो खतरनाक सा 3 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर आपका 1 लाइन या हाफ लाइन या 1 वर्ड की। टू ऑन बोथ रेजिस्टर्स द वोल्टेज ड्रॉप विल बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि देखो सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इन स्पेस। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन वी, what is the work done to move this charge from infinity in terms of q and v। सिंपल, ये घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है कि भैया वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और उसमें वर्क डन क्या है। तो हम ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो w क्या हो जाएगा, वी क्यू, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पे वर्क डन को स्पेसिफिकली उसने पूछा है। तो 3 लाइन में सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला लिख दो भैया, बस चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। कोविड था, इससे आसान नहीं कर सकते पेपर, लेकिन हाँ डायरेक्टली नहीं पूछा, उसने घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, तो ये सब इंडिकेशन है बेटा कि जब आप पढ़ो तो फिर ये सब ध्यान में रख के पढ़ो कि हाँ इससे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हाफ वॉल्स जस्टिफाई। देखो आप ये जानते हो ब्लड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दोनों पे पड़ता है, आर्टरीज और वेन्स पे, लेकिन आर्टरीज पे क्या पड़ता है आपका, जो प्रेशर पड़ता है वो डायरेक्ट, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट अओर्टा से लेके आर्टरीज तक पूरा प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टोलिक फेज और डायस्टोलिक फेज इन द आर्टरीज। ओके, क्योंकि वेन तो ड्रेन आउट ब्लड लेगा, तो इसी वजह से उसमें प्रेशर कम होगा। तो इसीलिए आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, और वॉल्स भी कम होते हैं उसमें। तो वही वो कह रहा है कि वेन्स हैव थिन वॉल्स because the blood there is no longer under pressure and they have walls to ensure blood flow in direction। तो वहां पे क्योंकि thin walled इसलिए है क्योंकि उस पे डायरेक्ट प्रेशर कोई है ही नहीं, डायरेक्ट प्रेशर तो आर्टरीज पे। दूसरा वॉल्स कम क्यों है, क्योंकि प्रेशर कम है, आर्टरीज के मुकाबले प्रेशर एकदम ना के बराबर है। दूसरा, हालांकि होता है ताकि वो फ्लो करे, ठीक है। दूसरा, वॉल्स इसलिए थोड़े बहुत होते हैं आर्टरीज के मुकाबले ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन फ्लो करे, बैक फ्लो ना हो पाए। आई थिंक दैट वाज डिस्कस्ड इन द लेक्चर आल्सो। अच्छा ये बताओ, कोई ऐसी चीज अभी तक सैंपल पेपर देखा आपने, ऐसी कोई चीज जो आपको लेक्चर्स में डिस्कशन में ना मिली हो। वही चीज कि हम, वही होता है कि कोशिश कोशिश यही रहती है कि सारी चीजें कवर हो। हाँ वो बात अलग है कोई पॉइंट मिस कर जाए तो एक अलग बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां पे वही पूछ रहा है घुमा के कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज क्यों होती हैं। पॉइंट समझ में आ रहा, देखो कैसे पूछा, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होना है, यस, नहीं, अडॉप्टेड कैसी होती हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में विलाइज होते हैं, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यही वो पूछता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। यहां पे क्या पूछ रहा है, देखो घुमा के क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो डिफरेंस समझ में आया, क्वेश्चन कैसे आता है। और यही बच्चों को लगता है हाय हाय इतना टफ, ये तो था ही नहीं, ये तो रटा ही नहीं था हमने। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट।
आउट ऑफ अ गोट एंड टाइगर विच, अच्छा ये भी उसका है, सॉरी नॉट, मैं समझा गोट टाइगर था तो मैं समझा फूड चेन का होगा, सॉरी, दिस इज आल्सो फ्रॉम दैट। ये कह रहा है कि विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो गोट क्या है, गोट क्या है, हर्बीवोर है। यस, गोट क्या है, हर्बीवोर है, ठीक है। और टाइगर क्या है, कार्निवोर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो हर्बीवोर में ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको प्लांट्स, नहीं कॉम्प्लेक्स फूड दूसरा, प्लांट्स सेलुलोज सेल वॉल इनको डाइजेस्ट करना होता है सबसे पहले, ठीक है। तो इस वजह से हर्बीवोर में ज्यादा होगी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है गुड बिकॉज हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। क्योंकि वहां पे प्लांट, इसीलिए हम ओमनीवोर होते हैं तो हमारी लेंथ जो होती है न कम न ज्यादा। और हम जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें मिनरल्स या फिर हमें फाइबर चाहिए होता है टू मेक द रफेज। क्योंकि हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम कुक करते हैं ताकि वो क्या हो, वो लूज हो जाए और उससे हमें फाइबर मिले। और फाइबर बहुत ही जरूरी है डाइट के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं कि ओजोन तो एक डेडली पॉइजन है, यस दैट्स ट्रू, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे एनवायरनमेंट में कैसे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो ओजोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्सॉर्ब करता है। तो देखो यहाँ पे वन लाइनर क्या है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, दैट्स इट। बिकॉज हाँ ये है, लेकिन क्वेश्चन दिया है इन्होंने, डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी, क्योंकि ये तो इंटरनल असेसमेंट के लिए ही है। अच्छा इतना ही, यस यस इतना ही, 1 मार्क है ना, 1 मार्क मतलब 1 वर्ड या 1 लाइन, दैट्स इट। 1 लाइन मतलब ये नहीं है कि कॉपी जो है सीबीएसई की इतनी बड़ी है, मान लो उसकी लाइन इतनी बड़ी है तो इसी में लिखना है बस। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ इसी में पूछ रहा है गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। देखो होता क्या है बेसिकली, जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो क्यों इसके मैक्सिमम 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं, इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, यस बिकॉज 10% लॉ जो लिंडमैन लॉ होता है वो फॉलो होता है। एक में बोर्ड डिलीट हो जाए, बोर्ड गुस्सा हो गया है, माय माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड, ओके। अब देखो ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, उसको खाया दैट इज किसने खा लिया, चलो फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, ठीक है। अब देखो कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। क्यों नहीं हॉक एक जनरल फूड है, ये बताओ क्या हॉक जनरल एक फूड है, या लॉइन जनरल फूड है, या एलिफेंट जनरल फूड है, या ह्यूमन जनरल फूड है? नहीं, ये जो टॉप पे होते हैं ना ये जनरल फूड नहीं होते। अब हाँ ये बात अलग है, हॉक वही चील, आपका चील के ये किस्म होते हैं, ईगल हॉक, बाज जिसको आप बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे वही चीज है जैसे ह्यूमन है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन है टॉप ऑमनीवोर है बेसिकली, तो अब वो निकला, अब वो रोजाना खाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। या लॉइन है, उसको रोजाना कोई खा ले रहा है,
नहीं, जो टॉप पे होते हैं जनरली वो जनरल फूड का पार्ट नहीं होते। तो अब हो क्या रहा है कि जो भी एनर्जी होती है, देखो जो भी एनर्जी होती है हम सन से लेते हैं। बेसिकली इस सन से प्रोड्यूसर एनर्जी ले रहा है, ठीक है, और इस सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका 1% वो कन्वर्ट करता है अपने अंदर। और उसके बाद वन ट्रॉफिक टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कितना है? 10%। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कितना? उसका 10%। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कितना? उसका नेक्स्ट परसेंट। एंड नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कितना? 10%। मान लो प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल था, तो इसके पास कितना आएगा? 10 जूल। इसके पास कितना आएगा? कितना आएगा? सॉरी, 10% कितना हो जाएगा? 100 होगा ना? हाँ, 100। इसके पास कितना आ जाएगा? 10। इसके पास कितना आएगा? 1। इसके पास कितना आएगा? 0.1 जूल। तो देखो 1000 जूल धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जा रही है, तो क्या ये ट्रॉफिक लेवल इतनी कम एनर्जी के साथ अगले ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट करेगा? यानी मैं अगर आपसे कहूं कि भैया जो आप मुझसे 100 जूल एनर्जी ले लीजिए और बदले में 1000 जूल दे दीजिए, नहीं करेगा। तो इसीलिए इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि वो आगे का ट्रॉफिक लेवल सपोर्ट करे। ठीक है, इसी वजह से वी हैव द मैक्सिमम। तो अगर हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इसी वजह से जो है, इसी वजह से हमारे मैक्सिमम 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में आपको पता है पैंक्रियाज एंजाइम सिक्रीट करता है, अल्कलाइन मीडियम देता है। तो उसी चीज को आपको लिखना है कि द पैंक्रियाज सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for emulsifying fats. That's it. Is that clear? ओके, तो आज इतना ही। अब इसका नेक्स्ट पैंक्रियाटिक, यस यस, वो भी लिख सकते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, डीएनएज हो गया, जो मैंने आपको बताया था वो सब लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि 1 मार्क है ना, तो दैट्स इट। आप उसमें लिख सकते हैं पैंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस which contains enzymes like trypsin, lipase, amylase। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, डोंट गो एनीवेयर, लेट मी टेक अटेंडेंस। अब इसका एक पार्ट अब रह गया है जो कि, वालेकुम अस्सलाम, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। अब ये साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है हम मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूं, और वो है एसएसटी का रिवीजन। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एसएसटी का रिवीजन होगा वीडियोस के थ्रू, और मैं एक टाइम के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा। पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। मैं वीडियो को शेयर करूंगा और मैं आपको एक डेट दूंगा। उस वीडियो से रिलेटेड एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको अटेंड करना है। ठीक है, इसी तरह हम वीडियोस शेयर करते जाएंगे और उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते चले जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका एसएसटी का रिवीजन एक टाइप का हो जाएगा। और वो जो आधे घंटे का 20 मिनट का टॉपिक वाइज, बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूं। देखो, टीचर्स को सैलरी, टीचर्स को अफोर्ड करना अभी थोड़ा सा इन दिस टाइप नहीं है, लेकिन मैं वही चीज कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए दिक्कत, हाँ अगर मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी आती है तो बिल्कुल, आप जानते हो कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्या है, हाँ किससे आपको फायदा मिले, चाहे मेरी कंडीशन पूरी हुई ना हुई हो, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो हम इससे क्या होगा, हमारा एसएसटी का रिवीजन होता चला जाएगा, और जैसे ही एसएसटी का हुआ है बहुत जल्द मैं इसको शुरू कर दूंगा। लेकिन जो बच्चा जिम्मेदारी से देगा उसका रिवीजन होता चला जाएगा।
डोंट वरी बेटा, नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, बिल्कुल मैं नहीं लूंगा। और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सोचूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सोचूंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। मैं करता हूं उसको किसी भी तरीके से, ओके। देखो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ मैं करूंगा इंशाल्लाह। अभी मैं अटेंडेंस ले लूं। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आप जानते हैं जितना भी सैम्पल पेपर डिस्कशन होता है पब्लिक होता है, इफ यू वांट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, टुडे इज 6th of December। ठीक है, यशवंत इज हियर, शुभम इज हियर, शुभम, शुभम एब्सेंट, रणवीर इज हियर, आकिब इज हियर, नो, अनिमेश भी एब्सेंट है, अनस, विपिन इज हियर आई थिंक, नो विपिन भी नहीं है। अगर बहुत बड़ी मजबूरी हो तब रिकॉर्डिंग पे जाए, नहीं तो लाइव कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। हिमांशु इज हियर, शशांक इज हियर, we have sent Priyanshu, just wait 1 second, give me 1 second only, Priyanshu। Okay, stay home, stay safe, goodbye।